अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। रात के अंधेरे में हमले तो बहुत किए जाते हैं, मगर तारीख हमेशा यह देखती है कि अंधेरा छटने के बाद कौन खड़ा रहता है। 8 और 9 मई की रातें बरे सगीर की अस्करी तारीख का वो बाब बन गई जहां सिर्फ बारूद नहीं बोला, बल्कि टेक्नोलॉजी, आसाब, तरबियत, हिकमत अमली और जंगी बर्तरी ने अपना फैसला सुनाया। भारत ने शायद यह सोचा था कि पहली रात के हमले से पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा, फजा खौफ से भर जाएगी और पाकिस्तान दिफाई हसार में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स। पहली ही रात भारतीय फजाई गुरूर जमी बोस हो गया, राफेल गिरे, जदीद तैयारे तबाह हुए और वो भारतीय फजाइया जो खुद को खित्ते की फैसला कुन ताकत समझती थी, अगले 2 दिन एक भी जंगी तैयारा पाकिस्तानी फजा के करीब लाने की हिम्मत न कर सकी। यह सिर्फ अस्करी नुकसान नहीं था, यह नफ्सियाती शिकस्त थी। भारत जान चुका था कि सामने सिर्फ एक रिवायती फौज नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर तैयार, मरबूत और जदीद जंगी मशीन खड़ी है। फिर खसियानेपन में ड्रोन्स भेजे गए, इसराइली साख्ता जदीद ड्रोन्स, जिन्हें मुस्तकबिल की जंग का खामोश हथियार कहा जाता है, जिनका मकसद निगरानी, नफ्सियाती दबाव, महदूद हमले और दिफाई निजाम को उलझाना होता है। लेकिन यहां भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स मुतहर्रिक हुए, रेडार्स जाग उठे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स ने सिग्नल्स लॉक किए और देखते ही देखते 29 ड्रोन्स फजा में ही नेस्तो नाबूद कर दिए गए। यह सिर्फ ड्रोन्स नहीं गिरे थे, यह भारत का वो गुरूर गिरा था जो समझता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ उसकी मीरास है। दुनिया ने पहली बार देखा कि पाकिस्तान सिर्फ एयर वॉरफेयर में नहीं, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर में भी बर्तरी रखता है। वो जंग जिसे मुस्तकबिल की जंग कहा जाता है, जिसमें मसनूई जहानत, रियल टाइम निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सिग्नल इंटेलिजेंस, रेडार डिसेप्शंस और बगैर पायलट के हमले शामिल होते हैं। पाकिस्तान ने इसी मैदान में भारत को चारों शाने चित कर दिया। यह महज दिफा नहीं था, यह एक मुकम्मल मल्टी डोमेन वॉरफेयर की कामयाब तस्वीर थी। कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान साबित कदम रहा, ग्राउंड वॉरफेयर में दुश्मन को वाज़ेह पैगाम मिला, एयर वॉरफेयर में राफेल का गुरूर टूटा, ड्रोन वॉरफेयर में इजरायली साख्ता यूएवीज खाक बन गए, नेवल वॉरफेयर में समंदरी दिफा मुकम्मल अलर्ट पर खड़ा रहा, साइबर वॉरफेयर में दुश्मन के बयानिए और इत्तलाती हमले बेअसर हो गए, मीडिया वॉरफेयर में भारतीय प्रोपेगेंडा अपनी ही चीखों के बोझ तले दब गया, और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, उन्हें समझता भी है, उन्हें चलाता भी है और उन्हें शिकस्त देना भी जानता है। 9 मई तक मंजर वाज़ेह हो चुका था। भारत के पास शोर बहुत था मगर बर्तरी नहीं, बयानात बहुत थे मगर हौसला नहीं, और पाकिस्तान खामोशी से दुनिया को दिखा रहा था कि जंग सिर्फ तादाद से नहीं जीती जाती, तैयारी से जीती जाती है। तारीख याद रखेगी कि मई 2025 में पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा का हक अदा नहीं किया, बल्कि मुस्तकबिल की जंग के हर मैदान में अपनी सलाहियत मनवाई। जमीन पर भी, फजा में भी, समंदर में भी, साइबर स्पेस में भी और ड्रोन वॉरफेयर में भी। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो जंग का दूसरा तीसरा दिन है, 8 यानी कि 8 और 9 मई। दूसरे दिन भारत कोई भी एयरबॉर्न करने की जुर्रत नहीं कर सका अपने तैयारों से लेकर। ये शौक था, स्ट्रेटजी थी या कुछ और था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आई एम ऑनर्ड। देखिए, मेरे ख्याल में जो इंडियन एयरफोर्स के साथ 7 मई को हुआ, उसके बाद उनको एटलीस्ट 48 आवर्स लगे सिर्फ ये समझने में कि उनके साथ हुआ क्या है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारे आपने जो सारे वेपन्स बताए, राफेल, S-400, अपग्रेड्स ऑन मिराज 2000 एंड Su-30 MKI, ब्राह्मोस और क्या कहते हैं हैरॉक ड्रोन, वो लेने के बाद समझ रहे थे कि वो टेक्नोलॉजिकली भी पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं और वो जो है इनके थ्रू पाकिस्तान को एक कोई सबक सिखा सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि
यानी कि पिछले 78 ईयर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स ने खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स को हमेशा हराया है, टेक्नोलॉजी या जहाजों के नंबर के बेसिस पे नहीं, बल्कि अपनी आला स्ट्रेटेजी के ऊपर। सही। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दिन भी वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो उनको एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगे समझने में कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। और इस डर और खौफ की वजह से मुदस्सिर कि क्या वो दोबारा उस तरह ना गिरे जिस दिन वो 7 मई को गिरे थे, उन्होंने अपने जहाजों को एयरबोन ही नहीं किया। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान की एरियल और ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस कैसी थी इन 2 दिनों की? हमारी बहुत अच्छी थी। हम इस जंग के लिए पिछले मैं कहता हूं कि 2015 से पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारी कर रही थी। और जिस तरह इंडियंस बिहेव करते हैं, जिस खासतौर पे जब से 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई है, जो है उन्होंने क्या कहते हैं एंटी मुस्लिम रिटोरिक के ऊपर अपनी पॉलिटिकल बेस को एक्सपेंड किया है। और इस वक्त क्योंकि इस वक्त इस इलाके में मुसलमानों का जो मेरे ख्याल सबसे मजबूत नुमाइंदा है वो पाकिस्तान है, इसलिए इंडिया की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि किसी तरह पाकिस्तान को हजीमत उठानी पड़े। लेकिन उन्होंने जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जैसे उन्होंने 2019 में 2025 से पहले किया था, तो उनको उस वक्त भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और उनके जहाज तो हमारी टेरिटरी में गिर गए थे और अभी नंदन हमारा यानी कि हमने उसको कैप्चर कर लिया। सो मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने और पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर किया क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छे वेपन्स ले लिए थे, खासतौर पे राफेल और उसके साथ एसोसिएटेड मिसाइल मीटियोर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि वो अपने राफेल को एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते। सही। हमने जो अब तो हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की। तो जो नई डोमेन्स एयरफोर्स ने बनाई एयर चीफ मार्शल जहीर के टेक ओवर करने के बाद, वो है स्पेस कमांड बनी, साइबर कमांड बनी, ईडब्ल्यू कमांड बनी और पाकिस्तान अनमैन्ड फोर्स कमांड बनी। और इन चारों कमांड्स को मिला के एक स्टैंडर्ड एयरफोर्स के साथ, जिसमें जहाज और रिडार्स और एसोसिएटेड मिसाइल्स थे, आपने इन 6 डोमेन्स को इस तरीके से उस दिन एम्प्लॉय किया कि इंडिया को समझ में ही नहीं आया, बल्कि एक्चुअली पूरी दुनिया को समझ में नहीं आया। क्योंकि पहले तो ना इस 7 मई को कुछ चीजें दुनिया में पहली मरतबा, मुदस्सिर साहब, दुनिया में पहली मरतबा एक एरियल बैटल हुई जो 3 से 350 किलोमीटर वाइड एरिया पर बही थी। बिल्कुल। नंबर 2, उधर 100 से ज्यादा जहाज थे जिनके पास बीवीआर मिसाइल्स थे और दुनिया के बेहतरीन बीवीआर मिसाइल्स दोनों साइड्स के ऊपर थे। ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स कोई 36 एयरक्राफ्ट वर्सेस 82 एयरक्राफ्ट लड़ रही थी, लेकिन इतने एरिया के अंदर इतने जहाज, इतने पोटेंट जहाजों का होना itself was very was happening for the first time in the world. So पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी स्पेस कमांड को इस्तेमाल किया और उस रेंज पे जहां इंडियन एयरफोर्स अपने आप को रख रही थी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के बीवीआर मिसाइल्स की रेंज से बाहर हैं, हमने उनको हिट किया और हमने अपने सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया, अपने एईडब्ल्यूज को इस्तेमाल किया और उस रेंज पे किया उनको जाके हिट कि वो खुद परेशान हो गए कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दे दें मुदस्सिर साहब, इससे पहले कि हमारे मिसाइल जो शूटर्स थे उन्होंने राफेल्स गिराए, हमारी साइबर कमांड ने जितने कम्युनिकेशन लिंक्स थे जो जहाजों के बीच में थे, जो जहाजों और कमांड सेंटर्स के बीच में थे, जो जहाजों और कार स्टेशंस के बीच में थे, इन सब को कम्युनिकेशन लिंक्स को डाउनग्रेड कर दिया। हमारी ईडब्ल्यू कमांड ने जितने उनके सेंसर्स थे, बेशक एयरबोर्न सेंसर्स थे या ग्राउंड सेंसर्स थे, उनको डिग्रेड कर दिया। सो पहले हमारी एयरफोर्स ने जो कमांड्स बनाई थी, उन्होंने एक केओस वाली सिचुएशन वहां पैदा की और जब वहां उनके राफेल्स और दूसरे जहाज उस केओटिक सिचुएशन में चले गए तो फिर हमारे किलर्स आगे आए और उन्होंने बिल्कुल विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर उन्होंने जो है क्या कहते हैं 6 जहाज गिरा दिए। और इतनी तेजी से गिराए कि
फील्ड मार्शल साहब को और एयर चीफ मार्शल जहीर को, पायलट्स को रोकना पड़ा कि और जहाज ना गिराना, ये ना हो कि हम थ्रेशोल्ड के ऊपर बहुत ऊपर चले जाए। सही। तो ये तो बहरहाल जो आपने तैयारी और उसकी एक्सरसाइज जो जंग के दिन में हुई उसकी बताया, लेकिन एक और चीज थी, वो ये थी कि इन 2 दिनों में ड्रोन बहुत ज्यादा पाकिस्तान भेजे गए और उसमें भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ड्रोन वॉरफेयर एक नई इस्तिलाह है, इसके हवाले से कैसे काम करता है और पाकिस्तान के इस हवाले से तैयारी कैसी थी? देखिए, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा पाकिस्तान आर्मी को भी, कि जिन्होंने इनिशियली जब ड्रोन्स ने, हेरॉप ड्रोन ने, जो इजराइल का किलर ड्रोन है, ठीक है ना, जब उसने क्या कहते हैं हमारे उनके एक रडार सेंसर को लाहौर के करीब डिटेक्ट किया और वहां जो है उनको पता चल गया कि उनकी ग्राउंड पोजीशन नोट हो गई है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड की और उसके बाद हमने अपने जो सेंसर्स हैं या तो उनको रीलोकेट किया या हमने इंडिया को वो जो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल, ठीक है ना, तो हमने वो कंप्लीटली इंडिया को डिनाई कर दिया। जब हमारे सेंसर्स ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे थे तो ये ड्रोन्स उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी डाउनग्रेड हो गई और जब हमारे रेडार्स को जीपीएस पोजीशन के ऊपर वो देखने के लिए नीचे आए तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर सॉफ्ट किल्स की। सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि आपने राइफल से उनको शूट किया या आपने क्या कहते हैं अपने जैमर्स के करके आपने उनके कम्युनिकेशन लिंक्स को डाउन कर दिया और आपने उनको तबाह कर दिया। सो 7th को और 10th को पाकिस्तान ने अपनी एंटी ड्रोन स्ट्रैटेजी इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल की मुदस्सिर साहब कि इन 4 दिनों के अंदर इंडिया की 35 से 40% ड्रोन कैपेबिलिटी खत्म हो गई। बिल्कुल, और वो उसके बाद फिर जो सूरत हाल थी वो पूरी दुनिया ने देखी। 8 और 9 की कुछ कहानी एयर मार्शल सईद साहब से हम सुन रहे थे और मार्शल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल हम 10 की जो असल कहानी है, जब पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई, खासतौर पर अमेरिका, और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान किस तरह से फतह का जश्न मनाता रहा और आज 1 साल तक जश्न मना रहे, इस पर भी बात होगी। एक बार फिर बढ़ती जंगी खतरात, खलीजी कशीदगी और बारूद की बू के दरमियान उम्मीद की एक नई किरण जागी है। खबरें हैं कि ईरान और अमेरिका अगले हफ्ते दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठ सकते हैं और एक बार फिर मुमकिना मकाम इस्लामाबाद ही हो सकता है। वही इस्लामाबाद जो पिछले कई हफ्तों से सिर्फ खित्ते ही नहीं बल्कि आलमी सफारतकारी की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि 1 माह कबल जिस जंग बंदी ने मशरक़ वस्ता को वक्ती सुकून दिया था वो अब दोबारा खतरे में दिखाई दे रही है। आबने हरमुज़, जहां से दुनिया की तवानाई की शहरक गुजरती है, एक बार फिर कशीदगी की लपेट में है। फायरिंग के तबादले, खलीजी पानियों में अस्करी नकलो हरकत और मुत्तहिदा अरब अमारात पर नए हमलों की इत्तलात ने यह सवाल दोबारा जिंदा कर दिया है कि क्या खित्ता एक बार फिर मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान हालिया दिनों में आबना हरमुज़ के अतराफ शदीद झड़पें हुई और जुमेरात को दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के आदाब पे जो हमलों का सिलसिला शुरू किया था वो जुम्मे के दिन भी जारी रहे, जबकि अमरीकी इंटेलिजेंस तज्जियों में यह खदशा जाहिर किया गया कि ईरान महीनों तक बहरी नाकाबंदी का सामना कर सकता है। अगरचे ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम ने दावा किया कि सूरत हाल फिलहाल पुरसकून हो चुकी है, लेकिन साथ ही यह भी इंतबा दिया गया कि किसी भी वक्त नई झड़पें शुरू हो सकती हैं। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयानात ने सूरत हाल को मजीद अहम बना दिया है। ट्रंप का कहना है कि अमरीका की जानिब से ईरान को भेजी गई नई तजावीज़ पर तेहरान का जवाब अभी तक मुतवक्के है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक सख्त वार्निंग भी दी है। अगर मामला तय ना पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू हो सकता है और इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की सूरत में होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं नाज़रीन, बल्कि एक वाज़ेह इशारा है कि वाशिंगटन अब भी अस्करी ऑप्शन मेज पर रखे हुए है। इसी दौरान अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अहम इंकिशाफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात बहाल कर सकते हैं, जहां सालसी किरदार अदा करने वाले ममालिक की मौजूदगी में दोनों फरीक एक 14 निकाती मफाहमती याददाश्त पर काम कर रहे हैं। यह मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क 1 माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल की बुनियाद बन सकता है, जिसका मकसद सिर्फ जंग बंदी को बचाना नहीं बल्कि मुस्तकिल अमन की राह हमवार करना है। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा निकात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम
आपने हरमज में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे हसास मामलात भी शामिल है। मगर मसला यह है कि बुनियादी इख्तलाफात अब भी अपनी जगह मौजूद है। एतमाद का बहरान बरकरार है, खलीज में जंगी माहौल बरकरार है और दोनों अतराफ अस्करी तैयारी भी जारी है। अमन की उम्मीद भी मौजूद है और जंग का खतरा भी। सवाल अब यह नहीं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या सफारतकारी बारूद पर गालिब आ सकेगी? क्या इस्लामाबाद एक बार फिर खित्ते को जंग के दहाने से वापस खींच सकेगा या फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस मशरक़ वुस्ता को एक नई आग में धकेल देगा? अगले चंद दिन सिर्फ ईरान और अमरीका नहीं नाज़रीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। सर, जुमेरात को ईरान और अमरीका एक दूसरे पर हमला आवर थे और उम्मीद ये लग रही थी कि कोई धचका लग गया है उम्मीद को, लेकिन कल भी हमलों का सिलसिला जारी था। लेकिन आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर दी कि अगले हफ्ते में इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात फिर से हो सकते हैं। इस्लामाबाद से आपके पास क्या खबर है सर कि वाकई मुज़ाकरात के लिए दोबारा मेज सज रही है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बात यह है कि जो काम होना है वो तो होना है, वो अब अगले हफ्ते हो या जब भी हो, क्योंकि मामलात तो आलमोस्ट दोनों को मालूम है कि कैसे तय होने हैं, अमेरिका को भी और ईरान को भी। अब वो फंसे इस बात में है कि दोनों चाह रहे हैं वो विक्ट्री डिक्लेयर करें। ईरान कहे कि हाँ मैं जीत गया हूँ, अमेरिका कहे कि मैं जीत गया हूँ, और थोड़ी सी एस्केलेशन अगर होने लगती है तो सालिस दरमियान में मीडिएटर जो पाकिस्तान है वो आ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जंग बंदी यानी सीज फायर बरकरार है। बेशक वो जुमेरात वाली फायरिंग हो या आगे पीछे छोटे मोटे जो वाकयात हैं, और दोनों साइड्स कह रही हैं, खुद सदर ट्रंप भी कह रहे हैं, मार्को रूबियो भी कह रहे हैं, और हेडसेक और डेन केन जो सेंटकॉम चीफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और उनसे सवाल भी हुआ कि सीज फायर है, उन्होंने कहा यस इट होल्ड। सो जंग बंदी है, अब बढ़ना है जंग बंद होने की तरफ। और ये भी है सदर ट्रंप ने जब जंग बंदी में तौसीह की तो कोई टाइम लाइन नहीं दी थी कि ये 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए, तो अदरवाइज तो मामला ठीक है। मैं फिर कहूंगा जंग तो नहीं हो रही, लेकिन ये जो हुर्मुज वाला मामला है जिसने दुनिया को गले से पकड़ा हुआ है, और आपने देखा पाकिस्तान में आज लोगों की चीखें थी कि पेट्रोल फिर बढ़ गया, डीजल फिर बढ़ गया। जैसे हुर्मुज खुलेगा तो ये मामला भी नीचे आ जाएगा, और जो मुज़ाकरात एक्सपेक्टेड तो हैं, लेकिन वो 2-3 बार ऐसे होते होते रह गए। तो कहते हैं ना वंस बिटन ट्वाइस शाई, तो अभी हम वो डेडलाइन नहीं दे सकते कि अगले हफ्ते होंगे या उससे अगले हफ्ते होंगे। हाँ, सदर ट्रंप ने चीन जाना है, उनकी कोशिश ये है कि 14 मई से पहले ये मामला जो है कम से कम वो सदर शी के साथ जब बैठे तो एक पेपर उनके हाथ में हो के लुक दिस इज 1 पेजर MOU दैट वी हैव साइंड विद ईरान। अच्छा, लेकिन सर अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक ईरान का जो जवाब है वो नहीं आया है। ये ताखीर किस हद तक तशवीशनाक है पराचा साहब, या फिर पस पर्दा कुछ और चीजें चल रही हैं? नहीं, ताखीर एज अ वे इन अ वे नहीं है कि चाहे ईरान ने खुद कहा है कि हाँ हम जवाब देंगे। अगर तो ईरान कह देता कि जी हम जवाब नहीं दे रहे, और एक्सपेक्टेड हैं चीजें। इसमें ना जो दिलचस्पी की बात यह है कि वो सालसों के जरिए तजावीज जाती हैं, वो ऐसे शो कर रहे होते हैं जैसे ये खुफिया तजावीज हैं, लेकिन वो खुद ही बयान कर रहे होते हैं। मसलन ईरान का क्या पर्सपेक्टिव है कि पहले जो है वो आप जंग बंद करें मुकम्मल तौर पर, फिर आप हुर्मुज पे बात करें, और फिर जाकर बड़े मसाइल हैं जो न्यूक्लियर हैं। और न्यूक्लियर मसला क्या है? देखिए ना, न्यूक्लियर मसला बड़ा क्लियर है। खुद अली खामनाई शहीद ने कहा कि इस्लाम में एटम बम हराम है और हम नहीं बनाएंगे। आपने बात ही खत्म कर दी खुद ही। या तो आप कहते हैं ना कि नहीं वी हैव दिस ऑप्शन, दूसरी तरफ से एनपीटी पे आपने साइन किए हुए हैं। एनपीटी में वो जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है उसकी बाकायदा तौर पर वो लिस्टिंग होती है, उसमें एक शरह उसकी यानी रेशो बरकरार है, वो भी चीजें क्लियर है। ये नहीं है कि किसी को पता नहीं है ईरान क्या चाहता है या अमेरिका क्या चाहता है। दोनों फ्रीकैन
तजावीज देते हैं और फिर बयान भी कर रहे होते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव स्टैंड पे दोनों आना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज अभी आप दौरा चीन के हवाले से बात कर रहे थे, चीन भी ये चाहता है इस चीज को, ट्रंप के दौरे से पहले चीजों को हल हो जाना, लेकिन ट्रंप भी इस चीज को रोके हुए हैं ये भी कि बारगेनिंग जो पोजीशन है ट्रंप की, वो चाइना के साथ जब बैठें तो वो भी ज्यादा स्ट्रांग हो। आपके समझते हैं कि ये उससे पहले ट्रंप जो है वो अपना ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं चाइना जाने से पहले, और चीन की जो अपनी ख्वाहिश है कि उससे पहले पहले आपने हॉर्मस भी खुले, मामला बेहतर हों? ट्रेडिशनली जब सुपर पावर्स आपस में मिलती हैं ना, यानी अमेरिका सुपर पावर है तो चाइना भी अब कम नहीं है ना, तो ये छोटी लेवल की बातें पहले सेटल हुआ करती हैं। यानी जब मेजर पावर्स के हेड मिलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, तो कुछ तो वो शो करें ना कि हमने क्या अचीव कर लिया है। यकीन रखें कि कभी नहीं मुलाकात होनी होती अगर फ्रीकैन इस बात पे राजी हूं कि जी हमने तो नाकाम होना है। सदर ट्रंप ने एक काम तो कर दिया ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान, यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान, बेशक 3 दिन की वो सीज फायर है, लेकिन वो उन्होंने करवा दी क्योंकि ये भी लिंक्ड है ना चाइना के साथ। चाइना का टिल्ट है टुवर्ड्स रशिया, अमेरिका का टिल्ट रहा पहले बाइडेन के दौर में। पराजा साहब, यहाँ एक और भी काम जो है वो ट्रंप साहब ने वो किया, वो उन्होंने ऑनलाइन सर्वे कराया कि जंग बंदी या फिर ईरान को एटम बम से रोकना। अब दावा ये भी किया गया कि जो 53% अवाम है वो ईरान को एटम बम बनाने से रोकना उनके नज़दीक ज़्यादा अहम है। सदर ट्रंप के सर्वे का इसमें क्या हरबे का क्या मतलब है जो सर्वे करवाया गया है? अब 53% अमेरिकन से पहले सैयद अली खामनाई शहीद ने तो ये बात कर दी थी ना कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। देखे ना, ये 53% उनको शो करें या 63% करें या 73% करें, डजंट मैटर, क्योंकि बात अमेरिकन अवाम ने नहीं करनी, बात तो ईरान और अमेरिका की रियासत ने करनी है बैठ के। क्या अमेरिकी अवाम से सर्वे करके ईरान पे हमला किया गया था? नो। क्या अमेरिकी अवाम की ख्वाहिशात थी कि ईरान के साथ जंग की जाए? नो। जितनी अनपॉपुलैरिटी सदर ट्रंप की इस जंग की वजह से बढ़ी, ड्यूरिंग द वार किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की अनपॉपुलैरिटी इतनी नहीं बढ़ी थी। इसलिए तो इस किस्म के सर्वे का हरबे जो है वो भी अपने विक्ट्री पॉइंट को बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं कि वो उसमें ही काम वो आता है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि दौरा चीन से पहले ट्रंप और ईरान बैठकर को बातचीत करने की पोजीशन में होते हैं या नहीं। बहरहाल ये अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करते हुए महंगाई से शदीद मुतासिर अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 414 रुपए 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा उस वक्त हुआ जब तेल की आलमी मार्केट में कीमत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी गई, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। ईरान अमेरिका जंग जब शुरू हुई तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 266 रुपए जबकि डीजल की कीमत 281 रुपए फी लीटर थी। पिछले 9 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में डीजल की कीमत में तकरीबन 50% इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 55 से 60% फी लीटर इजाफा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह आलमी मार्केट में तेल की कीमत नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद की गई टैक्स और लेवी है। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपए 91 पैसे से बढ़ा दी गई, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 103 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि कीमतों में इजाफा आलमी नरखों से नहीं बल्कि लेवी और टैक्स बढ़ने से हुआ है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस पर मजीद इजाफा टैक्स वसूल करना सरासर
नाइंसाफी है। एक तरफ हुकूमत कफायत जारी के दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम माली बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उस वक्त किया गया जब मुल्क में महंगाई का जिन पहले ही इतना बेकाबू है कि अप्रैल के अख्ताम में महंगाई की सालाना शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई, जो कि स्टेट बैंक के 5 से 7% तक के इजाफे के अंदाजे से भी बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस इजाफे के बाद महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा भी है। अवाम की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। अवाम तो हुकूमत के इस फैसले पर बरहम है, लेकिन हुकूमत के अपने लोग भी अब हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून ख्वाजा साद रफीक ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को मशवरा दिया कि हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पर बोझ डालना बंद किया जाए, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों की शरह बढ़ाने की बजाय टैक्स चोरी रोकने पर तरजीह दी जाए। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों में एक दिलचस्प पहलू यह है कि जब भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना होता है तो बड़ी खामोशी से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, लेकिन अगर कीमतों में मामूली सी भी कमी करना हो तो या तो वजीर आजम खुद इसका ऐलान करते दिखाई देते हैं या फिर सीनियर वज़रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। हालिया इजाफा भी रात गए एक नोटिफिकेशन के जरिए खामोशी से किया गया। फिलहाल में बात करेंगे माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह लेवी यानी कि टैक्सेस में इजाफा है, यानी आलमी मंडी में कीमत बढ़ने का इम्पैक्ट नहीं है। तो जब पहले ही अप्रैल में 11% CPI रिकॉर्ड की जा चुकी है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40% से ज्यादा इजाफा हो चुका है, तो ऐसे वक्त में लेवी में मजीद इजाफा कितना जरूरी था? क्या कीमतें कुछ अरसे के लिए मुस्तहकम नहीं रखी जा सकती थी? तो मुदस्सर, एक तो पॉलिसी मेकर्स, अथॉरिटीज जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डील कर रहे हैं, उनको ये समझना है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, उसकी एक पिक्यूलियरिटी है, और वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एनर्जी इंटेंसिटी उसकी इस तरह से है कि हम चूंकि फ्रेट सारा कैरी करते हैं रोड्स पे, सो रोड्स पे जब करते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, राइट? गुड्स आर मूव्ड मेनली बाय ट्रक्स रादर देन चीप रेल फ्रेट. Agriculture relies significantly on diesel for tube wells, tractors and transport. Urban commuting जो है वो भी fuel dependent है because mass transit integration नहीं है. Supply chains जो है वो fragmented हैं, logistics heavy हैं, industry और जो distribution है वो energy sensitive है. ये है पाकिस्तान का structure जिसमें आप तब्दीली करते हैं POL prices की. तो जब आप ये करते हैं तो जो कॉस्ट इंक्रीजेस हैं वो बड़ी जल्दी पास थ्रू कर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल प्राइसेस में, और अल्टीमेटली SPI जिसका अभी आप सोचें 15% बढ़ी हुई है, जो फ्राइडे वाला इंडिकेटर आया है हमारे पास जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कहते हैं, ये मुदस्सिर 51 अशियाए खुर्दोनोश पे जो आप जाके बाजार से खरीदते हैं या बेगम साहिबा खरीदती हैं जी। CPI 11% आया, ये मई में और बढ़ा हुआ होगा बिकॉज ये आप फीड इन कर रहे हैं। सो अगर ये बात इस तरह से है तो जो IMF के साथ वादा वहीद है वो क्या है, हुआ क्या है, जस्ट फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान का जब आपने 117 रुपए कुछ किया पेट्रोल पे लेवी और 42 रुपए 60 पैसे की डीजल पे, ये जो बढ़ाई आपने, ये क्यों बढ़ाई? मतलब क्योंकि ये इसको ऐड करें दोनों को तो ये 160 रुपए बनती है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव अग्रीड विद द फंड। मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल हो जाते, जिसको हम इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि आप फंड को कहते हैं कि राइजिंग प्राइसेस जब हों तो हमें फ्यूल की लेवी को जो ऑलरेडी 1200-1250 अरब कलेक्ट हो गई है, मेरे ख्याल में 130 अरब महाना की कलेक्शन आ रही है, 1468 अरब कलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा। तो लेट द प्राइसेस बी हियर सो दैट हमें डॉक्टर साहब इसमें एक हिस्सा पर है कि कल ही हुकूमत को IMF से 1.3 अरब डॉलर की किस्त मिली है। क्या हुकूमत IMF को आलमी हालात के तनाजुर में पेट्रोलियम लेवी के हदफ पर नजर सानी पर कायल नहीं कर सकती थी? हालात पूरी दुनिया के सामने थे, पाकिस्तान को चाहिए था ये कर लेते, क्यों नहीं कर पाए? यार एक तो बात यह है कि पाकिस्तान हैज टू नाउ अंडरस्टैंड के 24 प्रोग्राम में जा चुके हैं, कंप्लीट एक ही हुआ है 13-16 का। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। अब मतलब ये बहुत हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स जब तक तब्दील नहीं करेंगे। पहली तो बात आपकी दुरुस्त है, IMF इज अ मैटर ऑफ गुड नेगोशिएशन। जब हम नेगोशिएट करते थे तो हम बहुत प्रेपरेशन से आते थे, तो इस तरह की कई चीजें हम उनसे बात कर लेते थे। एज एन इकोनॉमिस्ट समझाते भी
कोई देखे ना, वो 11 खवातीन और हजरात जो आते हैं वो हमारी तरह की मॉडल करके बता रहे हो और ये कह रहे हो कि हमने एक्सपेंडिचर कट कर दिया है, हमने कोशिश की है कि अपना जो इकोनॉमी है उसकी फ्यूल कंजम्पशन कम कर दिया है, हम ये सब काम कर रहे हैं। अगर तो हम उनको ये करके दिखाएं, मॉडल करके दिखाएं, पीएसडीपी सेंटर का भी देख लें, नीचे भी देख लें, फिर काउंटर सिक्लिकली हम ये कह सकते हैं कि हम ये 15 रुपए ना बढ़ाएं और ये 2 महीने गुजार दें। पर अगर 680 अरब का एफबीआर का शॉर्टफॉल आ रहा हो तो शायद मुश्किल हो जाए। सो वी स्टिल नीड टू टॉक टू देम। देखिए लॉन्ग टर्म तो हम समझ गए ना कि अगर विदाउट एनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जाएंगे, व्हेन वी वेंट इनटू कोविड 2 कहता हूं एक तरह से, तो वी हैड नो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। कोविड 1 में मैं आपको यकीन से 250 मिलियन का मुल्क नहीं चलाना, हमें कर लेना चाहिए था। एक रिपोर्ट भी बनवा ली, पैसे भी दे दिए होंगे एक कंसल्टेंट से, बट स्टिल लेट्स होप कि अब हम ये काम कर सकें। देखें करना ये, आईएमएफ को क्या जुमला बोलना है कि जो सस्टेनेबल मैक्रो स्टेबिलिटी है जिसका महत्व है आईएमएफ, ये रेवेन्यू साथ साथ इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ग्रोथ, परचेजिंग पावर की कमजोरी और जो लॉन्ग टर्म एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के रिफॉर्म्स हैं उनको मद्देनजर रख के है। ये बात बिल्कुल अया होनी चाहिए। 29% पावर्टी है पाकिस्तान में, इसको समझने की कोशिश करें। इसके तनाजुल में इस तरह का इस वक्त ये करना शायद रोका जा सकता था। इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि जो इंटरनेशनल प्राइस का पास थ्रू है वो करना ही करना है, बिकॉज उस पर कोई सब्सिडी नहीं देनी। बट अगर पीडीएल को 160 की बजाय 100 जिसे कहेंगे 50 पे मेंटेन कर लें और ये 2 महीने गुजार दें, एक प्रॉब्लम ये आ गई है मुदस्सिर की, जंग तवील हो गई है। अगर ये स्पाइक एक आती और हम गुजर जाते तो एक बात थी, और दूसरा यार ये तो अब समझ गए ना कि एनर्जी इंडिजनाइजेशन, थर्कोल, पन बिजली, सूरज से बिजली बनी हुई, रात को स्टोर हुई और विंड कॉरिडोर्स, ये लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक चीज जो आपने अभी बात भी की एफबीआर के हवाले से 280 अरब का, लेकिन देखें लेवी या टैक्सेस का इजाफा सीधा सीधा मतलब है कि हुकूमत रेवेन्यू में हदफ में नाकाम हुई है, अपना खसारा इस लेवी से पूरा करना चाह रही है, तो एफबीआर की नाकामी का बोझ आम आदमी क्यों उठाए? यार देखिए ना, इसको तो समझना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अगर आप रिटेलर और होलसेलर पर इनकम टैक्स, अगर आप कैपिटल गेन्स प्रॉपरली प्रॉपर्टी पे, अगर ये सब काम तीनों नहीं करेंगे और इन सेक्टर्स को उस तरह ब्रॉडन बेस करके नहीं लाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग और पीआईटी पर्सनल इनकम टैक्स पे ही रहेंगे, तो एक शॉर्टफॉल आएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है। एक तो यह ना कि बिल्कुल आई थिंक द होल कंट्री एग्रीज, मैं पिछले 15 साल से ये कह रहा हूं, आज भी यही बात कहूंगा, बट देयर इज अनदर इशू। जो प्री मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अहदाफ तय हुए थे ना, वो दुनिया भर में चेंज हो गए हैं। ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ हो गई है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ गई है, फेडरल रिजर्व यूएस का जो कट करने जा रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। अगर ये सब कुछ आया है तो पाकिस्तान में भी जो अहदाफ तय हुए थे प्री मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, उसमें प्राइमरी सरप्लस, यानी कि हम जो फिजिकल का खसारा करेंगे पर उसमें से डेट सर्विसिंग निकाल के जो बच जाएंगे पैसे, उसमें उतना ही सरप्लस लेना, या एफबीआर का हदफ 13,900 के करीब ही रखना, ये सब मुश्किल हो गए हैं। इन पे बात कर लेनी चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है। आई थिंक थोड़ा सा मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि अथॉरिटीज जो फंड से डील करती हैं पाकिस्तान बाहर भी, वो उनसे जिसे कहते हैं ना एज अ खुल के अपनी मॉडलिंग करके एज अ बैंकर ट्रीट करके अगर चलें तो दीज कैन बी डन, बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द होल वर्ल्ड। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, टाइम बहुत लेंथन हो गया। फरवरी 28 को गए थे वॉर में, आज हम 9 मई को खड़े हैं और वॉर चल रही है, और पाकिस्तान की पोजीशन इकोनॉमिकली स्टेबल है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह की फॉरेन डिप्लोमेसी में, मतलब अब हम आज 9-10 इंडिया के साथ जो हमने तो लेकिन ये कि गवर्नमेंट को अब देखना ये है डॉक्टर साहब के अब सही राइट डिसीजन करना, वो जो हार्ड डिसीजन होते हैं वो एक आम आदमी के लिए तो हैं, क्या वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके लिए कितना? बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।